नमस्ते, क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का इस शानदार उमंग बैच में और आज की इस सिविक्स की क्लास में। क्या हाल चाल है मेरे प्यारे बच्चों, हाउ आर यू ऑल। आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड एंड एवरीवन इज ग्रेट। फटाफट से एक बार जरा चैट में कंफर्मेशन दो कि भाई आवाज क्लियर है, वीडियो क्लियर है, और फिर हम अपना आज का ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं जिसमें हम पढ़ रहे हैं अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान, उसके की फीचर्स पढ़ रहे हैं। और आज उसका हम आखिरी की फीचर आपका ये सेकुलरिज्म और फंडामेंटल राइट्स कवर करेंगे। सो हेलो एवरीवन, हाय, हेलो, हाय, नमस्ते, गुड इवनिंग। वी हैव सो मेनी स्टूडेंट्स ओवर हियर। अनुष्का, संजय, विवेक, आयुष, देवांशी, साक्षी, अंकित, आराध्या, दिवेश, जीवेश, मिष्टी, मौर्य, अंकित, आदित्य, कृष्णा, शौर्य, रौनक, विजय, सुनीता, सो मेनी स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चे हैं भाई। संतोष है, शिल्पा जी हैं, कुमार राज हैं, अमित राज हैं, देन वी हैव ऐश्वर्या, उन्नति, कृष्णा, शिवम, शादाब, नूरी, अदिति, कुणाल, मुकेश, प्रिंस, हेमंत, भावेश, अर्श, चाहत, अनुज, प्रिया, बहुत सारे बच्चे हैं भाई, बहुत सारे बच्चे हैं। इट्स गोइंग ऑन एंड गोइंग ऑन। आवाज क्लियर है ना मेरी, सब कुछ क्लियर है। इमोजीज की बरसात कर दो एक बार चैट सेक्शन में, और उसके बाद हम अपना आज का ये लास्ट लेक्चर नंबर 3 जो है वो स्टार्ट करते हैं ऑफ योर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ओके बेटा, ओके, यस 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 यस, ओके। लेकिन तुम्हें पता है मैम की प्रथा होती है, कोई भी लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैम हमेशा पुराने लेक्चर को जरूर रिवाइज करते हैं। तो लास्ट लेक्चर्स में हमने क्या पढ़ा था, हमने लास्ट लेक्चर में ये पढ़ा था। क्या दिख रहा है कि भाई हमें क्यों संविधान की जरूरत पड़ी और संविधान के क्या क्या आपके फीचर्स हैं, है ना। मैंने आपको बताया था कि हमारी कंट्री जब आजाद हुई थी तो हमारी कंट्री में प्रिंसली स्टेट्स बहुत ज्यादा थी, तो उन्हें हमें यूनिटाइट करना था। ठीक है, तो हमें इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ गई। हमारे कंट्री में आपके एम्प्लॉयमेंट नहीं था, अनएम्प्लॉयड लोग थे, पॉवर्टी बहुत थी हमारे कंट्री में, गरीबी बहुत थी हमारे कंट्री में तब। तो इन सब चीजों को साथ में लेने के लिए, क्योंकि इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है ना, उसमें अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, अलग अलग खाना खाने वाले लोग रहते हैं, अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं। तो इन सबको अपने अंदर एकोमोडेट, समाने के लिए, सबको अपने साथ लेकर चलने के लिए फिर एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था। ये आप देख सकते हो कि हमने देखा था इन सब चीजों के बारे में, फेडरलिज्म के बारे में पढ़ा था। क्या होता है फेडरलिज्म, टेल मी इन द चैट सेक्शन, व्हाट इज फेडरलिज्म। क्या होता है फेडरलिज्म, फेडरलिज्म क्या होता है कि अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट, कि एक इस तरह का सिस्टम होता है जहां पर आपकी पावर, आपकी नहीं, सरकार पावर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में डिवाइड होती है, और दोनों को पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है कि किसको कितनी पावर दी गई है। मैंने सेपरेशन ऑफ पावर बताया था, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड आपका लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। वेरी गुड, ठीक है, आई बात समझ में। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पढ़ा था। तीसरा फीचर कि भाई हमारे कंट्री में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। मैंने आपको बताया था प्रेसिडेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है। पार्लियामेंट्री का मतलब लोकसभा, राज्यसभा एंड द प्रेसिडेंट, यस। और प्रेसिडेंटशिप में क्या होता है, प्रेसिडेंट इज द हेड, वो जो चाहेगा वो करेगा। लेकिन हमारे यहाँ पार्लियामेंट को इंपॉर्टेंस दी जाती है, क्यों, क्योंकि उसमें वो लोग बैठे हैं जिनको हम जनता ने चूज किया हुआ है। क्लियर है इतना, जितना लेक्चर आपने पिछला पढ़ा, जितनी चीजें आपने पीछे पढ़ी बेटा, सब कुछ क्लियर है, क्लियर है। तो एक बार चैट सेक्शन में चमकाओ, ऐसे करके चमकाओ जरा, वो आता है ना एक रेड वाला इमोजी, ऐसे ऐसे से बना रहता है, ऐसे 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 ऐसे, ये वाला रेड कलर का इमोजी आता है, चमकाओ जरा चैट सेक्शन में। लेट मी सी, इज एवरीथिंग क्लियर और नॉट। यस यस, क्लियर है, चमकाओ चमकाओ चमकाओ, यस, ओके। चलो, तो आज हम इसी के बारे में आगे पढ़ेंगे और हम पढ़ने जा रहे हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है, बेटा, वो है आपका फंडामेंटल राइट्स। अभी फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं मैम, फंडामेंटल राइट्स आर बेसिक राइट्स जो हर एक व्यक्ति को हमारे भारत में दिए गए हैं। गिव द हेडिंग फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, हेडिंग डालो फंडामेंटल राइट्स।
क्या समझते हैं आप फंडामेंटल राइट से भाई? कुछ पुराने क्लासेस में पढ़ के आए होंगे आप। क्या होते हैं ये फंडामेंटल राइट्स? फंडामेंटल राइट्स आपके बेटा एक बेसिक राइट्स होते हैं। दीज आर दी बेसिक राइट्स। क्या है ये आपके बेसिक राइट्स होते हैं। ये आपके बेसिक राइट्स होते हैं जो कि हर इंसान को दिए जाते हैं, गिवन टू एवरी इंडिविजुअल, गिवन टू एवरी इंडिविजुअल, ठीक है, गिवन टू एवरी इंडिविजुअल। मुझे दिए हैं, आपको दिए हैं, एक बुढ़े अंकल को दिए हैं, एक रिक्शा चलाने वाले अंकल को मिला है, एक गरीब को मिला है, एक जो बर्तन धो रही है आपके घर में आंटी, उनको दिए गए, सबको। एवरीबडी हैज गॉट दिस फंडामेंटल राइट्स। और ये जो आपके फंडामेंटल राइट्स होते हैं, दीज आर अबव द लॉ, दीज आर अबव द लॉ, और यू कैन से अबव ऑल पावर, या ऐसे लिखो अबव ऑल लॉ मेकिंग बॉडीज, लॉ मेकिंग बॉडीज, प्लस अबव गवर्नमेंट, अबव गवर्नमेंट। समझे मैम? कैन यू प्लीज एक्सप्लेन सेपरेशन ऑफ पावर? ठीक है, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी सेपरेशन ऑफ पावर, नो इशू, कोई बात नहीं, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी, अभी जो पढ़ा रही हूं पहले वो पढ़ो, ठीक है? तो फंडामेंटल राइट क्या है? ये सभी को दिए गए हैं, सभी नागरिकों को ये राइट अधिकार दिए गए हैं, और ये ऐसे अधिकार हैं जो भी आपकी लॉ मेकिंग बॉडी। अब लॉ मेकिंग बॉडी का मतलब क्या हुआ? लॉ मेकिंग बॉडी का मतलब क्या हुआ? लॉ मेकिंग बॉडी का मतलब हो गया कि आपका ये हो गया पार्लियामेंट, आपका ये हो गया पार्लियामेंट। कि ऐसा नहीं है पार्लियामेंट आपसे आपके फंडामेंटल राइट्स नहीं छीन सकता, ठीक है, या आपकी गवर्नमेंट आपसे फंडामेंटल राइट्स नहीं छीन सकती। मान लो कल को गवर्नमेंट बोले कि नहीं फंडामेंटल राइट आज से खत्म करना है, तो नहीं खत्म कर सकते। फंडामेंटल राइट्स आपके बेसिक राइट्स हैं जो कि हर इंडिविजुअल को दिए गए हैं, और ये राइट्स जो है इट इज अबव द गवर्नमेंट। सरकार से भी बढ़कर ये राइट्स हैं। अगर किसी का फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो वो सीधे फिर कोर्ट में जाकर अपील कर सकता है कि भाई मेरा ये वाला फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है। क्लियर है? ओके मैम, ओके। अब इन्हीं फंडामेंटल राइट्स के बेटा दो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। सो गिव द हेडिंग टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फंडामेंटल राइट। अब मैं जहां भी FR लिखूंगी दैट मीन्स इट इज फंडामेंटल राइट, ठीक है? दो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं बेटा फंडामेंटल राइट के। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है कि चूंकि ये एक राइट है, तो ये एक ऐसा राइट होना चाहिए जो सब लोग क्लेम कर सके। ऐसा राइट नहीं कि जो किसी के बस में ही नहीं आ रहा, बस लिख दिया कानून में कि हाँ हमारे पास फंडामेंटल राइट है। नहीं, लिखने से काम नहीं बनेगा, लोग इसको यूज भी कर पाए। तो पहला जो आता है, जो पहला फंडामेंटल राइट आता है, जो फंडामेंटल राइट का पहला ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि ये राइट क्या है? शुड बी इन अ पोजीशन टू क्लेम, शुड बी इन ए पोजीशन टू क्लेम। इस तरह का ये राइट होना चाहिए जिससे कि आदमी इसको क्लेम कर सके। ये हो गया आपका पहला ऑब्जेक्टिव, ठीक है? पहला ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया। भाई अमन कह रहा है वीडियो कॉल कर दो। अब वीडियो कॉल तब करेंगे तो तुम्हारा नाम आएगा यहाँ पे। तुम आज क्या यहाँ पर पोल्स में जो है आप बढ़िया से आंसर करो, उसके बाद मैं तुम्हें वीडियो कॉल करूंगी। अमन को बोल रहे हैं, खाली अमन को। पहला ऑब्जेक्टिव क्लियर है बेटा? पहला ऑब्जेक्टिव क्लियर है ना? दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या कहता है कि फंडामेंटल राइट इस तरह का राइट होना चाहिए जो जितनी भी आपकी लॉ मेकिंग बॉडीज हैं उनको कंट्रोल कर सके। तो सेकंड फीचर क्या लिखोगे? राइट द सेकंड फीचर बाइंडिंग अपॉन, आपकी बुक में भी ये लाइन दी गई है, बाइंडिंग अपॉन एवरी अथॉरिटी, बाइंडिंग अपॉन एवरी अथॉरिटी जिसके पास पावर टू मेक लॉज, जिसके पास ये पावर है कि वो कानून बनाए। दैट मीन्स हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? हम यहाँ पर बात कर रहे हैं बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट की। किसकी बात कर रहे हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट हुआ चाहे आपकी स्टेट गवर्नमेंट हुई, गवर्नमेंट को ऐड कर लो क्योंकि सरकार के पास ये पावर है लॉ बनाने का। पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था। यस, ठीक है। आपकी लोकल गवर्नमेंट हो गई, है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, स्टेट गवर्नमेंट हो गई, आपकी यहाँ पर लोकल लेवल गवर्नमेंट हो गई। इन सबको पावर है कि वो लॉज बना सकते हैं।
पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं ये लोग, राइट। आपके भाई सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग पार्लियामेंट में बैठते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के लोग आपके कहाँ बैठते हैं, विधानसभा में बैठते हैं, है ना। तो इसीलिए ये फंडामेंटल राइट के दो बहुत ही बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं कि ये राइट, पहली बात कि हमारे क्लेम हम क्लेम कर सकें, ये राइट ऐसा होना चाहिए जिसे हम क्लेम कर सकें, और दूसरा ये कह रहा है कि ये इस तरह का फंडामेंटल राइट होता है, इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि सरकार अपनी मनमानी ना कर सके लोगों के ऊपर, तो इसलिए लोगों को ये फंडामेंटल राइट दिए गए हैं। क्लियर है? चलो अब आपके सामने कितने फंडामेंटल राइट्स आपको दिख रहे हैं। दीज आर द फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि ब्रिटिश के टाइम पर हम इतना ज्यादा सप्रेस हो चुके थे, हम इतना ज्यादा परेशान थे कि हमको कुछ राइट्स की जरूरत थी, ठीक है। तो हमारी सरकार ने कुछ 7 फंडामेंटल राइट्स दिए थे। कितने? 7 फंडामेंटल राइट्स दिए थे। लेकिन आप बोलोगे कि मैम हमको तो यहाँ पर सिर्फ 6 फंडामेंटल राइट दिए हैं और आप बता रहे हो 7 फंडामेंटल राइट हैं। तो बेटा जिस वक्त ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था उस वक्त 7 फंडामेंटल राइट थे। इन 6 के साथ एक फंडामेंटल राइट और था जिसको हम कहते हैं राइट टू प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं? राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है बेटा। ये इन 6 फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ एक और फंडामेंटल राइट था जिसे हम कहते हैं राइट टू प्रॉपर्टी। लेकिन फिर बाद में कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करते हैं। अमेंडमेंट का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करते हैं और उसके बाद इस राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट की कैटेगरी से हटा दिया गया है और अब इसको एक लीगल राइट बना दिया गया है, ठीक है। इसको अब एक लीगल राइट बना दिया गया है। क्लियर है ना बेटा? ये समझ में आया ना? फंडामेंटल राइट की कहानी समझ में आई ना मेरे बच्चे? यस। तो प्रेजेंटली आज के टाइम पर हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, 6 एफआर हैं हमारे पास, फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है। ठीक है, आई बात समझ में? कौन कौन से हैं? राइट टू इक्वालिटी, सबके बारे में मैं तुम्हें बताऊंगी यहाँ पर। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एजुकेशन राइट्स एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज। याद है तुम लोगों को ये सारी चीजें कि नहीं याद है? ओके भाई, ठीक है। ये फंडामेंटल राइट्स याद है कि नहीं याद है? मैम व्हाट इज मेंट बाय लीगल राइट? लीगल राइट का मतलब ये हुआ कि ये लीगल है, जैसे कि आपकी कुछ चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में लीगल दी गई हैं, ये लीगल तरीके, जैसे होता है ना कि कानून के हिसाब से लीगल है, फंडामेंटल नहीं है। फंडामेंटल राइट का मतलब हुआ कि ये आपसे कोई भी नहीं छीन सकता। लेकिन अब जितने बच्चे हैं यहाँ पर, अगर तुम्हें अपने अब्बा की प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए है, राइट टू प्रॉपर्टी का मतलब यही हुआ कि भाई प्रॉपर्टी में हिस्सा होना चाहिए। लेकिन अगर तुम्हें अपने अब्बा के प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए है तो उनकी खातिरदारी करो भाई। तो वो तुम्हें क्या करेंगे? राइट टू प्रॉपर्टी के ये राइट के तहत, इस लीगल राइट के तहत तुमको अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करेंगे कि भाई ठीक है, मेरे बेटे के बाद मेरे बेटे का होगा। पहले ये फंडामेंटल राइट था, फिर अब्बा जान के पास ऑप्शन नहीं था, देनी पड़ेगी यहाँ प्रॉपर्टी। लेकिन अब यहाँ अब्बा जान के पास ऑप्शन है, तो अब्बा तुम्हें जायदाद से ना दखल दे, तुम्हें निकाल दे बाहर, इसलिए जो है तुम उनको अच्छे से खिलाओ पिलाओ, सेवा करो। सेवा तो करोगे तो मेवा मिलेगा। ओके मैम, व्हाट डू यू मीन बाय राइट टू फ्रीडम? सब कुछ बताऊंगी मैं यहाँ पर, ठीक है, सब कुछ बताऊंगी। भाई वॉइस का प्रॉब्लम आ रहा है, एक बार जरा चेक करिए कि क्या वॉइस हमारी लो है क्या। वॉइस एक बार चेक करवा लेते हैं भाई, तुम लोग कह रहे हो तो एक बार चेक करवा लेते हैं, वॉइस लो है क्या। वैसे तो यहाँ पे ठीक चल रही है यार वॉइस, तुम लोग बोल रहे हो तो एक बार करवा लेते हैं। यस, ओके चलो, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं राइट टू इक्वालिटी से। क्या देखो, राइट टू इक्वालिटी तुम्हें यहाँ पर दिख रहा है, हेडिंग डाल लो यहाँ पर, राइट टू इक्वालिटी। ये है आपकी राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी। अब देखो इस पिक्चर से, इस इमेज से तुम्हें क्या देखने को मिल रहा है। सारे फंडामेंटल राइट्स को अपन एक एक करके यहाँ पर फटाफट से पढ़ लेंगे, ठीक है। चलो, राइट टू इक्वालिटी पहला फंडामेंटल राइट है आपका। क्या देखने को मिल रहा है, क्या समझ में आ रहा है आपको इसमें? ये मैंने 2 पिक्चर्स लगाई हैं आपके यहाँ पर, एक मेल का दिख रहा है, एक फीमेल का दिख रहा है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें आती हैं राइट टू इक्वालिटी में, लेकिन इस पिक्चर से आपको देखने में क्या मिल रहा है? यस, वेरी गुड, वेरी गुड। बच्चे का नाम निकल गया, उसने लिखा था नो डिस्क्रिमिनेशन। यस,
ओके मैम देयर आर 6 और 7 फंडामेंटल राइट, बेटा 6 फंडामेंटल राइट्स है खाली, वेरी गुड, ठीक है। तो राइट टू इक्वलिटी का मतलब आप क्या बोल रहे हो कि मैम दोनों यहाँ पर इक्वल दिख रहे हैं, ना औरत कम है ना आदमी कम है, ना आदमी ज्यादा है ना औरत ज्यादा है, ना आदमी ज्यादा है औरत कम है, ना औरत ज्यादा है आदमी कम है। दैट मीन्स दे बोथ आर इक्वल। क्या है यहां पर आपको देखने को मिल रही है इक्वालिटी। क्या देखने को मिल रही है? इक्वालिटी देखने को मिल रही है। किसके बीच में? ये तो एक ऑप्शन आ गया जेंडर, ये तो आपको जेंडर में देखने को खाली मिल रहा है कि आदमी और औरत के बीच में कोई फर्क नहीं है। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, चलो यहां पर डालो, लिखो यहां पर राइट टू इक्वालिटी, लिखो मेरे बच्चे यहां पर लिखिए राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी, ठीक है, राइट टू इक्वालिटी। और राइट टू इक्वालिटी का मतलब आप क्या समझते हैं? राइट टू इक्वालिटी का मतलब आप क्या समझते हैं? दो चीजें होती है। राइट टू इक्वालिटी का मतलब होता है दो चीजें। पहला, एवरीवन इज इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ। पहला आता है एवरीवन इज इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ। सभी लोग कानून की नजर में बराबर हैं। ये मैंने आपको यहाँ पर एग्जांपल दिया, आपने देखा होगा, पिक्चरों में देखा होगा, जब कोर्ट का दिखाते हैं तो क्या होता है, कानून अंधा होता है, उसके आंख में पट्टी बांध देते हैं ताकि किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन ना कर पाए, है ना। तो ये है आपका राइट टू इक्वालिटी। पहला क्या आता है कि भाई सभी जो है कानून की नजर में बराबर है, और दूसरा आपका आता है कि सभी को बराबरी से कानून प्रोटेक्ट भी करेगा। भाई इसे चलवा दीजिए। दूसरा आता है आपका कि लॉ विल प्रोटेक्ट एवरीवन, या इसको ऐसे लिख लो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कि सभी को कानून जो है वो बराबरी से प्रोटेक्ट करेगा। यानी एक अमीर है तो उसके लिए कानून वही है, और एक गरीब है तो उसके लिए कानून वही है। तो कानून इज अंधा कानून, ठीक है, अंधा कानून, ठीक है, एसी, ठीक है भाई, ये चीज होती है। तो राइट टू इक्वालिटी का मतलब हुआ कि भाई सभी लोग कानून की नजर में बराबर हैं और कानून सभी की रक्षा, सभी को प्रोटेक्ट एक ही तरीके से करेगा। जैसे एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि अगर किसी को पनिशमेंट देना है ना बेटा, जैसे इसका एग्जाम्पल ले लो, दोनों का एग्जाम्पल ले लो। तो अगर किसी को बेटा पनिश करना है ना, तो अब कानून ये नहीं देखेगा कि उसके पास पैसे कितने हैं कितने नहीं है। अगर आपने कोई ऑफेंस किया है, कोई क्राइम किया है, तो आपको यहाँ पर पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। प्लस प्रोसीजर का मतलब क्या हुआ कि भाई अगर मान लो मैं हूं, अब मैंने कोई गलत काम कर दिया, अब मेरे लिए कानून अपना प्रोसीजर नहीं बदलेगा। मैं चाहे एक भिखारी रहूं, मैं एक एवरेज पर्सन रहूं, मैं बहुत बढ़िया आदमी हूं कोई, या मैं बहुत रिच अल्ट्रा रिच पीपल हूं, या मैं प्रेसिडेंट ही क्यों ना हूं बनी रही हूं, मैं प्रेसिडेंट भी क्यों ना बनी रही हूं अगर इंडिया की, तो मेरे लिए कानून अपना प्रोसीजर चेंज नहीं करेगा। मेरे लिए कानून अपना प्रोसीजर बेटा चेंज नहीं करेगा। आपके लिए, मेरे लिए, एक भिखारी के लिए, एक प्राइम मिनिस्टर के लिए, एक मंत्री के लिए, एक ऑटो वाले के लिए, एक सब्जी वाले के लिए, एक भीख मांगने वाले आदमी के लिए, किसी के लिए भी कानून अपना प्रोसीजर चेंज नहीं करेगा। ये इसका एग्जाम्पल है, तो राइट टू इक्वालिटी आपको समझ में आया ना क्या होता है, कि किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट, ठीक है, लिखिए इसमें राइट टू इक्वालिटी मीन्स, लिखो इसमें राइट टू इक्वालिटी मीन्स क्या मतलब निकलता है? नो डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे इन टर्म्स ऑफ जेंडर हो, यानी आदमी औरत के बीच में हो, चाहे किसी भी प्रकार का कोई रिलीजन हो, किसी भी धर्म के लोगों के बीच में डिफरेंसेस नहीं किए जाएंगे, चाहे वो किसी भी कास्ट को फॉलो करता हो, चाहे वो अपर कास्ट हो, लोअर कास्ट हो, चाहे आपकी जॉब की बात हो, जॉब अपॉर्चुनिटी की बात हो, किसी भी प्रकार का
किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। सबको ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि सबको पब्लिक प्लेसेस यूज करने की इजाजत है। पीपल कैन यूज पब्लिक प्लेस, पीपल कैन यूज पब्लिक प्लेस। कि व्यक्ति, मैं हूं, आप हो, गरीब हो, अमीर हो, बहुत गरीब हो, हर कोई पार्क जा सकता है, हर कोई जाकर हॉस्पिटल्स में अपना इलाज करा सकता है, हर कोई मंदिर मस्जिद जा सकता है। एवरीबडी। इक्वालिटी का मतलब होता है किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन ना होना। समझ में आ गया? समझ में आ गया? समझ में आ गया? क्लियर है? दिस इज राइट टू इक्वालिटी। लोगों के पास इक्वल स्टेटस होता है। पीपल इज इक्वल टू इक्वल स्टेटस। लिखिए इसमें, राइट टू इक्वालिटी का मतलब क्या हुआ कि पीपल, अब पीपल में सब लोग, इज इक्वल टू इक्वल स्टेटस, इक्वल स्टेटस। ठीक है? अगर मुझे अगर कोई केस सुप्रीम कोर्ट में फाइल करना है तो मेरे लिए भी वही प्रोसीजर है, और अगर कोई गरीब बच्चा जाएगा, गरीब व्यक्ति जाएगा, तो उसके लिए भी वही प्रोसीजर है। ओके? एवरीबडी इज ट्रीटेड इक्वली, एवरीबडी इज इक्वल, सबका इक्वल स्टेटस होता है। राइट टू इक्वालिटी देखो नाम से है। इक्वालिटी का मतलब क्या हुआ? समानता। कोई किसी से कम नहीं, कोई किसी से ज्यादा नहीं। ठीक है? ये एक पिक्चर भी थी ना ऐसी, कोई एक पिक्चर थी ना ऐसे, हम किसी से कम नहीं, तो वही है, हम किसी से कम नहीं है, हम सब बराबर है, ज्यादा नहीं है, कम भी नहीं है, हम सब बराबर है। ओके? चलो, तो ये तो हो गया आपका राइट टू इक्वालिटी। दूसरा आता है आपका राइट टू फ्रीडम। अब इसके अंदर बहुत सारे आते हैं, इसके अंदर बेटा बहुत सारे आते हैं, इसके अंदर आपके बहुत सारे राइट्स आते हैं। राइट टू फ्रीडम, अब राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू मूव इन द कंट्री, कि आप देश में कहीं भी जा सकते हो। तो गिव द नेक्स्ट हेडिंग, गिव द नेक्स्ट हेडिंग, राइट टू फ्रीडम, गिव द नेक्स्ट हेडिंग, राइट टू फ्रीडम। क्या होता है ये देखो, नाम से अपने अपने पता चल रहे हैं। राइट टू फ्रीडम, अभी तुम्हारा वाला फ्रीडम नहीं है कि हम मम्मी जाएंगे बाहर 12 बजे तफरी मार के आएंगे, सब लोग घूमते हैं, हम क्यों नहीं जाएंगे, ये हमारा राइट टू फ्रीडम है, हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे मैम ने आज पढ़ाया था राइट टू फ्रीडम है हमारा, हम तो ऐसा करेंगे नहीं। ये वो राइट नहीं है तुम्हारा। राइट टू फ्रीडम का मतलब होता है 3 चीजें, कि आदमी को अपने बात बोलने का अधिकार है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि आप किसी को गाली देने लग जाओ, आप बोलो तो मेरा राइट टू फ्रीडम है, ऐसा भी नहीं है। तो राइट टू फ्रीडम का मतलब क्या होता है? फ्रीडम ऑफ किस चीज की आपको आजादी है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है? एक्सप्रेशन। अब एक्सप्रेशन का मतलब ये भी नहीं है कि कोई जा रहा है तुमने कर दिया, तो ये भी मत करो कि तुमने चलते चलते किसी को आंख मार दी, कुछ बोल दिया और बोलोगे अरे ये तो मेरा राइट टू फ्रीडम है, मुझे आज पढ़ाया गया है कि राइट टू फ्रीडम होता है, हमें बोलने की आजादी है। भाई बोलने की आजादी है, लेकिन तुम बीच चौराहे पे खड़े होकर किसी को गाली दोगे तो ये राइट टू फ्रीडम नहीं हुआ। ठीक है? तुमको पकड़ पकड़ के पुलिस ले जाएगी, फिर भिगो भिगो मारेगी, फिर तुम बोलोगे मार खा गए, कुछ नहीं हुआ। ठीक है? तो राइट टू फ्रीडम। दूसरा, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन। अब एसोसिएशन का मतलब क्या हुआ? कौन बताएगा? एसोसिएशन का मतलब क्या हुआ? कौन बताएगा? अंजल कुमार कह रहा है, कुछ कह रहा है, अंजल कुमार कह रहा है चैट वर्किंग। तो क्या करें उसको बेटा? नॉन वर्किंग कर दें? हाँ जी, उसको फिर क्या कर दे? नॉन वर्किंग कर दें क्या? नॉन वर्किंग कर दें? यस। बिल्डिंग नहीं, बिल्डिंग बनाने की बात नहीं कर रहा है यहाँ पे। अरे भाई साहब, यहाँ बिल्डिंग बनाओगे एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब होता है बेटा पॉलिटिकल बॉडी या फिर पॉलिटिकल ग्रुप, जिसे हम पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं। ऑर्गेनाइजेशन क्लियर है? ये होती है आपकी, ये है आपकी फॉर्म एसोसिएशन, कि हमको इस चीज की आजादी है तो हम अपना ग्रुप बना सकते हैं, हम अपने चंद लोगों का एक ग्रुप बना लें, हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन बना लें, अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना लें,
अपनी एक एसोसिएशन बना ले, ठीक है। तो ये चीज होती है आपका टू फॉर्म एसोसिएशन। और उसके बाद तीसरा आता है, वेरी इंपॉर्टेंट, तीसरा आता है फ्रीडम। किस चीज की हमको फ्रीडम है? फ्रीडम टू मूव फ्रीली in any part of the country. Freedom to move freely in any part of the country. Any part of the country. कि देश में हमें कहीं भी आने जाने की परमिशन है। कश्मीर वाला बंदा कन्याकुमारी जा सकता है, कन्याकुमारी वाला बंदा बंगाल जा सकता है, बंगाल वाला बंदा यूपी जा सकता है, यूपी वाला बंदा आसाम जा सकता है, आसाम वाला बंदा गुजरात जा सकता है, गुजरात वाला बंदा अरुणाचल प्रदेश जा सकता है, ठीक है। तो हमको इस चीज की आजादी है कि हम अपने भारत में, अपनी कंट्री में जहां चाहे वहां जाकर रह सकते हैं, वहां जाकर काम कर सकते हैं, वहां जाकर पूरा जो करना कर सकते हैं, बच सकते हैं, ठीक है। आई बात समझ में? ये है आपका राइट टू फ्रीडम। इस चीज की हमको आजादी मिली गई है कि हम जिस भी प्रोफेशन में जाएं जा सकते हैं। जैसे मैं हूं, अब मैं रहने वाली हूं आपके झांसी की, ठीक है। आई लिव इन झांसी इन यूपी झांसी में रहते हैं। अब ये हमारा फंडामेंटल राइट है कि हम झांसी छोड़कर हम कहाँ आए, हम नोएडा आ गए, हम दिल्ली आ गए और यहाँ पर आके रह रहे हैं, यहाँ पर अपनी जॉब कर रहे हैं, अपना प्रोफेशन कर रहे हैं, यहाँ रह रहे हैं, एक घर ले रखा है, ठीक है। चैट फ्रीज है। कहाँ आ रही है? इंडिया ये चल रहा है बेटा, इंडिया के बाहर भी जा सकते हो, मना नहीं है तुम्हें। विद इन द कंट्री कह रहे हैं, विद इन द कंट्री भी आप कहीं भी आ जा सकते हैं, विद इन द कंट्री भी आप कहीं आ जा सकते हैं, कहीं आपको कोई भी मनाहियत नहीं है, कोई किसी को मना नहीं कर सकता। कितने सारे लोग जो है दिल्ली में है जो कि बिहार के आए हुए हैं, हमारे यहाँ जो काम वाली आंटी काम करती हैं, अब वो कहाँ की? वो बिहार की है। एंड शी केम वेयर? शी केम इन नोएडा, नोएडा में आकर यहाँ पर काम कर रही है ना बेटा। तो वही चीज बता रहा है कि आप अपनी कंट्री में कहीं भी जाकर मूव कर सकते हैं। दिस इज फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम। और फ्रीडम किस चीज की है? किस चीज की बेटा फ्रीडम है? कि भाई आप जाकर कोई भी प्रोफेशन, कोई भी अपना प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन जो चाहे वो कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है? चाहे आप कोई प्रोफेशन कर रहे हो, चाहे आप कोई बिजनेस, ठीक है, चाहे आप कोई बिजनेस चलाना चाहते हो, आप चाहे कोई भी ऑक्यूपेशन कर रहे हो, ठीक है, ऑक्यूपेशन कर रहे हो। अब देखो ये फंडामेंटल राइट कैसे है? जो आईएएस लोग होते हैं, जो सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन देते हैं, उनकी पोस्टिंग तो ऑल ओवर इंडिया होती रहती है। तो दिस इज द फंडामेंटल राइट। जो एक पर्टिकुलर स्टेट का एग्जाम देता है वो उस स्टेट में घूमता रहता है, कभी कानपुर तो कभी झांसी, कभी ललितपुर, कभी उरई, कभी इलाहाबाद, कभी फैजाबाद, कभी मिर्जापुर, कभी बनारस, कभी अलीगढ़, ठीक है। और जो ऑल ओवर इंडिया देता है एग्जाम, आईएएस का लेवल का एग्जाम है, तो कभी उसकी पोस्टिंग यूपी में होगी, कभी एमपी चला जाएगा, कभी बिहार चला जाएगा, कभी अंडमान चला जाएगा, कहीं कुछ चला जाएगा। आई बात समझ में? तो ये हुआ आपका कि आप किसी भी प्रोफेशन को आप अपना सकते हो, किसी भी बिजनेस आप वहां पर जाकर कर सकते हो, या आप अपने कोई भी ऑक्यूपेशन, टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर जो चाहे आप बनाए करें। ओके, तो ये है आपका फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम, ठीक है। चलो अब उसके बाद देखो आपको ये क्या दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है आपको? मैंने यहाँ 3 पिक्चर्स लगा रखी हैं, चल रही है, ठीक है। मैंने यहाँ पर आपको 3 पिक्चर्स लगा रखी हैं। क्या पिक्चर में दिख रहा है? कि यहाँ पर आपको दिख रहा है एक बच्चा काम कर रहा है, यहाँ पर आपको दिख रहा है वर्ड दिख रहा है ह्यूमन ट्रैफिकिंग। क्या होता है ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग? बताऊंगी मैं आपको। और एक यहाँ पर दिख रहा है कि इतना इतना पतला दुबला सा सूखा सा आदमी, एकदम रोटी खाया अगर तू थोड़ा हट्टा कट्टा हो जा तो अभी तो खींच पाएगा इसको, तो एकदम पतला सूखा सा आदमी है और इतनी सारी बोरियां खींच के ले जा रहा है ये। ओ भाई साहब कैसे कर रहा है? तो ये कौन सा राइट है हमारा? दिस इज राइट अगेंस्ट exploitation. So give the next heading right against exploitation. Give the next heading right against exploitation. exploitation. क्लियर है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन क्या मतलब हुआ इसका?
क्या मतलब हुआ राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन का? लो वो कह रहा है मैं दुबई में हूं। भाई तू दुबई में है तो यहाँ कैसे लेक्चर देख रहा है? हाँ जी, क्या मतलब हुआ राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन का? भाई ओबीएस खोल दो। क्या मतलब हुआ राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन का? कि आपका किसी भी प्रकार से शोषण नहीं किया जा सकता, किसी भी तरीके से शोषण नहीं होगा आपका। जैसे कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन बेटा 3 चीजें आती हैं। सबसे पहले आता है आपका चाइल्ड लेबर। क्या आता है? चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर क्या होता है? टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। कि आप अगर 14 साल से कम बच्चा है, 13 साल 14 साल से कम का अगर बच्चा है, तो फिर आप उससे काम नहीं करा सकते। लिखिए इसमें चाइल्ड या चिल्ड्रन लेस देन 14 ईयर्स ऑफ एज, लेस देन 14 ईयर्स ऑफ एज, वो बच्चे जो 14 साल के से कम है, अगर आप उनसे यहाँ पर कोई काम करा रहे हैं, आप उनसे कोई लेबर करवा रहे हैं, कोई भी काम करा रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? ये वाला फंडामेंटल राइट वायलेट कर रहे हैं। अक्सर आपने चाय की दुकान पे देखा होगा छोटू, उसका नाम ही पड़ गया छोटू, भले अपने घर में बड़ा हो सबसे, लेकिन उसका नाम पड़ गया छोटू। क्या छोटू? छोटू चाय ले आओ, छोटू कपड़ा जरा मार देना, टेबल साफ कर देना। तो छोटू जो है दैट इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, कि भाई वो बच्चा 14 साल से कम का है और आप उससे काम करवा रहे हैं, तो यू आर डूइंग चाइल्ड लेबर। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा आता है आपका बेटा, दूसरा आता है बेटा, लिखिए इसमें द सेकेंड वन, फोर्स्ड और बॉन्डेड लेबर। क्या बोलते हैं? फोर्स्ड और बॉन्डेड लेबर। फोर्स्ड और बॉन्डेड लेबर क्या मतलब हुआ? कि जबरदस्ती आप किसी से काम करवा रहे हैं। फोर्स, जबरदस्ती किसी से आप काम करवा रहे हैं, उसका मन नहीं है, आप उससे काम करवा रहे हैं, आप उससे बेगार करा रहे हैं कि आपने उससे काम भी लिया और उसको पैसे भी नहीं दिए। तो क्या है इसमें? फोर्सफुली लेबर, डूइंग लेबर, फोर्सफुली डूइंग लेबर, जबरदस्ती आप किसी से काम करा रहे हैं, इसको कहते हैं फोर्स्ड या फिर बॉन्डेड लेबर। और तीसरा आता है बेटा ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ट्रैफिकिंग क्या मतलब हुआ ह्यूमन ट्रैफिकिंग का? क्या मतलब हुआ ह्यूमन ट्रैफिकिंग का? क्या मतलब हुआ? किसको पता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब? ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब क्या होता है? हु नोज दिस? शौर्य बताओ भाई, शौर्य बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड अरमान खान। ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं, ये मतलब नहीं होता यार ह्यूमन ट्रैफिकिंग का। यस, हाँ जी, किसको पता है? किसको पता है? किसको पता है? किसको पता है? वेरी गुड, इलीगल सेलिंग ऑफ ह्यूमंस। रुद्र ने बोला है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब होता है कि नाजायज तरीके से, इलीगल तरीके से इंसानों का खरीदना बेचना, स्पेशली गर्ल्स का। ठीक है, लड़कियों को क्या होता है ना, खरीदा बेचा जाता है ना, तो इसको हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहते हैं कि ये इंसान खरीद रहे हो, बेच रहे हो, तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग आता है। लिखिए इसमें सेलिंग ऑफ ह्यूमंस, इसे हम कहते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग। खास तौर से स्पेशली गर्ल्स, लड़कियों को खास तौर से खरीदा बेचा जाता है। सेलिंग बाइंग ऑफ पीपल, क्लियर है? किडनैपिंग नहीं है भाई, सेलिंग बाइंग है कि आपने आदमी को, लड़कियों को खरीदा, लड़कियों को बेचा, खास तौर से लड़कियों का ही होता है ये। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है आपकी सेलिंग एंड बाइंग ऑफ ह्यूमंस। ये सब क्या है? ये सारी की सारी चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोहिबिटेड कर रखी हैं कि ये चीजें नहीं करनी है। अगर ये चीजें आप कर रहे हो तो आप राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन को वायलेट कर रहे हो। दीज आर ये जो मैंने चीजें आपको बताई हैं, प्रोहिबिटेड इन दी कॉन्स्टिट्यूशन। प्रोहिबिटेड का मतलब क्या है? मना है कि नहीं हो सकता। प्रोहिबिटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, क्लियर है बेटा?
ठीक है, तो ये है आपका तीसरा फंडामेंटल राइट, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। वो कह रहा है व्हाई नॉट बॉयज, बॉयज का भी होता है लेकिन मैक्सिमम गर्ल्स का किया जाता है ना, मैक्सिमम बेटा गर्ल्स का किया जाता है, सेलिंग एंड बाइंग, है ना, सेलिंग एंड बाइंग ऑफ गर्ल्स। तो इसीलिए इसको रोकने के लिए ये एक यहाँ पर फंडामेंटल राइट बनाया गया है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। ठीक है, चलो नेक्स्ट कौन सा आता है, राइट टू रिलीजन। ये हमारा फंडामेंटल राइट है कि हम चाहें तो किसी भी रिलीजन को प्रैक्टिस करें, हम चाहें तो किसी भी रिलीजन को प्रैक्टिस ना करें, हम चाहे जिस रिलीजन को प्रैक्टिस करें कल को किसी और को करें, चाहे तो ना करें, ये हमारे ऊपर है। हमको कोई मजबूर तो करता नहीं है कि नहीं आपको ये रिलीजन फॉलो करना पड़ेगा, नहीं, दिस इज अवर फंडामेंटल राइट। सो गिव द नेक्स्ट हेडिंग राइट टू रिलीजन, गिव द नेक्स्ट हेडिंग राइट टू रिलीजन, राइट टू रिलीजन। क्या मतलब हुआ इसका, राइट टू रिलीजन का मतलब होता है कि हमें इस चीज की आजादी है, फ्रीडम, फ्रीडम टू प्रैक्टिस, फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी रिलीजन। किसी भी धर्म को चाहे तो हम प्रैक्टिस कर लें, किसी भी धर्म को हम चाहे तो प्रोपैगेट कर लें, प्रोपैगेट एनी रिलीजन, एनी रिलीजन। ठीक है, किसी भी रिलीजन को चाहे तो प्रोफेस कर लें, प्रोफेस एनी रिलीजन। किसी भी धर्म को चाहे तो फॉलो कर लें, फॉलो एनी रिलीजन, फॉलो एनी रिलीजन, है ना, और चाहे तो और डू नॉट फॉलो एनी रिलीजन, डू नॉट फॉलो एनी रिलीजन, फॉलो एनी रिलीजन। क्लियर है, ये है हमारा फंडामेंटल राइट, राइट टू आपका राइट टू रिलीजन। हमारे ऊपर कोई थोपता नहीं है कि आपको यही वाला करना पड़ेगा, नहीं, यू आर फ्री, यू आर फ्री कि आप किसी भी राइट को प्रैक्टिस कर सकते हो, किसी भी राइट को प्रोपगेट कर सकते हो, किसी भी राइट को आप फॉलो कर सकते हो, चाहो तो किसी भी राइट को प्रैक्टिस ना करो। हमको इस चीज की भी आजादी है, हम चाहे तो किसी भी राइट को ना माने, हम चाहे तो किसी भी हम चाहे तो किसी भी धर्म को ना माने, हम चाहे तो किसी भी धर्म को माने, ये हमारे ऊपर फुल फ्रीडम है। इंपॉर्टेंट बात, दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, प्लस हमारी कंट्री में कोई भी स्टेट रिलीजन नहीं है। मैंने आपको लेक्चर 1 में बताया था स्टेट का मतलब कंट्री, तो हमारे यहाँ नो स्टेट रिलीजन, हमारे यहाँ सभी धर्मों को बराबर से ट्रीट किया जाता है, किसी भी धर्म के साथ बाइफोकेशन, किसी भी धर्म के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता है, सभी धर्मों को एक जैसा समानता दी जाती है। अगर बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में इस्लाम उनका स्टेट रिलीजन है। आपकी श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका में बुद्धिज्म उनका स्टेट रिलीजन है। इंग्लैंड की बात करें तो वहां क्रिश्चियनिटी उनका स्टेट रिलीजन है। ठीक है, आई बात समझ में, तो ये है प्लस नो स्टेट रिलीजन। हमारे यहाँ कोई स्टेट रिलीजन नहीं है, सबको, एवरी रिलीजन इज इक्वल, एवरी रिलीजन इज इक्वल, सभी बराबर है, कोई ऊपर नहीं कोई नीचे नहीं, हर व्यक्ति बराबर है, सभी रिलीजन को इक्वली इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो हमने पढ़ लिया राइट टू फ्रीडम, पढ़ लिया राइट टू इक्वलिटी पढ़ा, राइट टू फ्रीडम पढ़ा, फिर हमने पढ़ा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, फिर हमने पढ़ा क्या, राइट टू कौन सा है ये, रिलीजन। अब हम पढ़ने जा रहे हैं पांचवा राइट, एंड दैट इज, लिख गिव द हेडिंग, पांचवा राइट पढ़िए, पांचवा राइट पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। क्या होते हैं मैम ये आपका पांचवा फंडामेंटल राइट है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। क्या होते हैं ये आपके ये कल्चरल एजुकेशनल राइट्स, कि जो आपकी माइनॉरिटीज होती है, इसको ऐसे लिखो, जो बेटा आपकी माइनॉरिटीज होती है, माइनॉरिटी का मतलब क्या समझते हो बताओ, अच्छा माइनॉरिटी का मतलब क्या समझते हो, लेट मी सी इन द कमेंट सेक्शन, लेट मी सी इन द कमेंट सेक्शन, माइनॉरिटी से आप क्या समझते हो, यस बताइए, हाँ जी, कम लोग, वेरी गुड आयुष, माइनॉरिटी का मतलब हुआ कम लोग। मैंने आपको वो एग्जाम्पल बताया था ना
कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनाया गया? सो दैट कोई भी मेजॉरिटी माइनॉरिटी को डोमिनेट ना कर सके। एग्जाम्पल पढ़ा था ना हमने कि बॉयज कह रहे थे क्रिकेट खेलेंगे, गर्ल्स कह रही है वॉलीबॉल खेलेंगे, और फिर बॉयज जीत जाते हैं। क्यों? क्योंकि मेजॉरिटी उनकी होती है ना। तो ये जो आपका फंडामेंटल राइट है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, ये क्या है? ये माइनॉरिटीज के लिए राइट बनाया गया है। काहे के लिए? कि माइनॉरिटीज क्या कर सके? माइनॉरिटीज क्या कर सके? प्रोटेक्ट देयर कल्चर एंड ट्रेडिशन, प्रोटेक्ट देयर कल्चर प्लस ट्रेडिशन, ठीक है, प्रोटेक्ट देयर कल्चर प्लस ट्रेडिशन, कि ये माइनॉरिटीज को दिया गया है कि आप अपने कल्चर, अपने ट्रेडिशंस को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब वो माइनॉरिटी चाहे आपकी रिलीजियस हो, ठीक है, कोई रिलीजियस माइनॉरिटी भी हो सकती है, जैसे कि आपकी सिख हो सकते हैं, जैन हो सकते हैं, बुद्धिस्ट हो सकते हैं, मुस्लिम्स हो सकते हैं, क्रिश्चियंस हो सकते हैं, ये सब माइनॉरिटीज है ना। तो चाहे वो आपके कोई रिलीजियस हो, चाहे कोई आपके लिंग्विस्टिक ग्रुप हो, लिंग्विस्टिक ग्रुप हो, लिंग्विस्टिक का मतलब कि जैसे मैक्सिमम हमारे कंट्री में हिंदी बोलने वाले लोग हैं, लेकिन हमारे कंट्री में कन्नड़ भी बोलते हैं लोग, हमारे कंट्री में बिहारी भी बोलते हैं, हमारे कंट्री में बंगाली बोलते हैं। तो इन सब माइनॉरिटीज को ये प्रिविलेज दिया गया है, ये राइट दिया गया है कि वो चाहे तो अपने कल्चर, अपने ट्रेडिशन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। ठीक है बेटा, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 आपको कहता है कि किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, नो डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी प्रकार का इन माइनॉरिटीज के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। प्लस वो ये जो माइनॉरिटीज हैं ये अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी सेटअप कर सकते हैं। प्लस सेटअप देयर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, सेट अप देयर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो ये राइट्स किसके हैं? ये राइट्स आपके माइनॉरिटीज को दिए गए हैं। मैम लिंग्विस्टिक वापस से समझा दो। लिंग्विस्टिक का ग्रुप का मतलब होता है वो ग्रुप जो भाषा अलग बोलते, जैसे मैक्सिमम हमारे कंट्री में कौन सी लैंग्वेज यूज करी जाती है? हिंदी। ज्यादातर लोग हिंदी बोलते हैं, ज्यादातर तो नहीं लेकिन 44% हिंदी बोलते हैं। लेकिन क्या 44% लोग बंगाली बोलते हैं? क्या 44% गुजराती बोलते हैं? क्या 44% आपके बिहारी बोलते हैं या कन्नड़ बोलते हैं, उड़िया बोलते हैं, इल्ले इल्ले करते हैं? नहीं करते। करते हैं क्या? करते हैं क्या? बताओ, करते हैं क्या? नहीं। तो इस तरह के चाहे आपके लिंग्विस्टिक ग्रुप के लोग हो, चाहे आपके रिलीजियस ग्रुप के लोग हो, जो भी माइनॉरिटी में है, उनको ये राइट दिया गया है कि वो अपने कल्चर और ट्रेडिशन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं, साथ में वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी खुद सेटअप कर सकते हैं। जैसे कि मुस्लिम्स ने अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस सेटअप करे हुए हैं। मदरसा नाम सुना है ना? मदरसा, ठीक है, मदरसा नाम सुना है ना बेटा? तो वो क्या है? ये इस फंडामेंटल राइट के अंदर आता है, कल्चरल एजुकेशनल राइट्स में, कि माइनॉरिटी है लेकिन उनको ये अधिकार दिया है कि वो अपनी भाषा में अपना एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सेटअप कर सकते हैं, और किसी प्रकार का इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। किस बेस पर? एडमिशन के बेसिस पर। एडमिशन के बेसिस पर कि आपने स्कूल खोला है तो एडमिशन के लिए इनके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। ये नहीं बोला जाएगा कि नहीं भाई ये सिर्फ हिंदी मीडियम, हिंदी बोलने वाले बच्चों का स्कूल है, वो सिर्फ कन्नड़ बोलने वाले बच्चों का स्कूल है। नहीं, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। एक स्कूल है तो वहां पर एक मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, या तो वो इंग्लिश में पढ़ाते हैं या वो हिंदी पढ़ाते हैं। आप मना नहीं कर सकते कि नहीं 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 हम आपको नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि आप माइनॉरिटी हो, हम नहीं लेंगे। ये नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये है आपके कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। और इसके बाद आता है आपका आखिरी राइट, जिसका नाम है क्या नाम है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। क्या मतलब हुआ इसका? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जितने मैंने अभी आपको ऊपर फंडामेंटल राइट बताए, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू रिलीजन, कल्चर, एजुकेशनल राइट्स, जितने भी मैंने आपको अभी ऊपर राइट्स पढ़ाए हैं, अगर इनमें से कोई भी राइट आपका वायलेट हुआ है,
अगर कोई भी राइट आपका वायलेट हुआ है तो ये भी हमको एक राइट दिया गया है कि हम इसके खिलाफ जाकर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अपील कर सके। तो इसको हम क्या बोलते हैं, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब होता है इफ एनी ऑफ द राइट्स आर वायलेटेड, इफ एनी ऑफ द राइट्स आर वायलेटेड, ठीक है। अगर कोई भी हमारा फंडामेंटल राइट, FR बढ़ा लीजिए, कोई भी हमारा फंडामेंटल राइट अगर वायलेट होता है तो उसके लिए हमें ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का राइट दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का राइट दिया गया है, ठीक है। क्लियर है। इन केस अगर हमारा फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है तो उसके लिए हम कहां जा सकते हैं, वी कैन गो टू कहां जा सकते हो आप, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो आप, प्लस आप स्टेट के हाई कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, हाई कोर्ट जा सकते हो, लोकल कोर्ट नहीं जा सकते। लोकल होता है ना, लोकल लेवल पे भाई जहां जहां जो है ठीक है, जहां जहां डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं वहां डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं, है ना। तो लोकल कोर्ट में फंडामेंटल राइट की सुनवाई नहीं होती है। फंडामेंटल राइट की सुनवाई या तो सुप्रीम कोर्ट में होगी या आपके हाई कोर्ट में होगी। अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो इसका भी हमको एक राइट दिया गया है कि हम इसको क्लेम कर सकें कि भाई हमारा ये फंडामेंटल राइट जो है वो वायलेट हुआ है, इसलिए हम उसके लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट या हम सीधे हाई कोर्ट जा सकते हैं। क्लियर है, आई बात समझ में। हम सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। लोकल या डिस्ट्रिक्ट लेवल के कोर्ट्स में फंडामेंटल राइट्स की कोई सुनवाई नहीं होती है, ठीक है। लिख लीजिए इसमें लोकल और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, नो अपील इन दीज कोर्ट्स, ठीक है। इन कोर्ट्स में आप फंडामेंटल राइट के लिए कोई अपील नहीं कर सकते। बाकी आप कर सकते हो लेकिन फंडामेंटल राइट के लिए कोई भी एप्लीकेशन नहीं हो सकती है, ठीक है। बाकी मैंने राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में आपको सबसे स्टार्टिंग बता ही दिया था। आखिरी राइट है वो आपका था, अब नहीं है, क्या वो लीगल राइट बन गया है और कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके फंडामेंटल राइट से हटा देता है। वायलेशन का मतलब होता है कि उल्लंघन करना, किसी ने आपसे ये राइट छीन लिया या आपका ये राइट वायलेट हो गया, किसी आपसे बंधुआ मजदूरी करवा रहा है वो, तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आपका फंडामेंटल राइट है वो वायलेट हो रहा है, तो उसके लिए आप कोर्ट जा सकते हो, सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, सीधे आप हाई कोर्ट जा सकते हो। कोर्ट का एक सिस्टम होता है, आगे जब चैप्टर आएगा ना जुडिशरी तो मैं आपको बताऊंगी। देखो यहां पर समझो कोर्ट का सिस्टम क्या होता है। देखो ये होता है कोर्ट का सिस्टम, अभी बता देते हैं, एक बार में समझ जाओगे, ठीक है। एक ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है। देखो सबसे नीचे ये है कोर्ट का सिस्टम, सबसे नीचे जो आपका रहता है दैट इज योर सुप्रीम कोर्ट, सॉरी दीज आर योर लोकल, ये आपके लोकल और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। क्लियर है, ये लोकल लेवल पर रहते हैं। उसके बाद आपके आते हैं स्टेट्स के बेटा हाई कोर्ट्स, ठीक है, हाई कोर्ट्स। क्लियर है। और उसके बाद आता है मेरे बच्चे सबसे टॉप पर, इसको हम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट। क्लियर है, ये है आपके लेवल ऑफ कोर्ट्स। दिस इज लेवल ऑफ कोर्ट्स। जब आप जुडिशरी चैप्टर पढ़ोगे उसमें मैं आपको और क्लियरली बताऊंगी। ये होता है, हम सारी चीजें जाकर सुप्रीम कोर्ट में नहीं अपील कर सकते। अगर कोई भी वायलेशन हुआ है, कोई भी अगर केस है तो सीधे सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते अनटिल एंड अनलेस वो आपका कोई फंडामेंटल राइट ना हो। सेम आपका हाई कोर्ट के लिए होता है। पहले आपको यहां पर अपील करनी होगी, नंबर 1। जब यहां पर फैसला निकला और आपके हक का हुआ तो आप ऊपर नहीं जाओगे, लेकिन अगर आपके अगेंस्ट फैसला आ गया तो फिर आप जाओगे हाई कोर्ट में अपील करने के लिए। हाई कोर्ट ने अगर आपके हक में फैसला दिया तो वेरी गुड, नहीं दे पाया तो फिर आप जाओगे सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा वो मानना पड़ेगा, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी कोर्ट नहीं बैठा हुआ है।
इसके ऊपर कोई भी कोर्ट नहीं बैठा है। सुप्रीम कोर्ट जो भी वर्डिक्ट देती है, जो भी फैसला सुनाती है, सरकार को भी मानना पड़ता है, सरकार को भी बेटा मानना पड़ता है। ठीक है भाई, ये है आपके फंडामेंटल राइट्स। और अगर फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो आप सीधे, फिर इनका कोई रोल नहीं है। अगर फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तो लोकल और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का कोई रोल नहीं है, सीधे आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। तो मैंने यहां पर आपको सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स जो है वो पढ़ा दिए हैं। ठीक है, सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स जो है वो मैंने पढ़ा दिए हैं। क्लियर है। अब इस फंडामेंटल राइट के साथ साथ, इस फंडामेंटल राइट के साथ साथ सरकार के लिए, इस फंडामेंटल राइट के साथ साथ सरकार के लिए एक गाइडलाइन बनाई गई है जिसे हम बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। नाम से ही है, देखो स्टेट के लिए बनाई गई है। यस, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। फंडामेंटल राइट्स के अलावा एक ये पॉलिसी बनाई गई है। क्या है ये एक तरीके से गाइडलाइन है। ये एक तरीके से बेटा गाइडलाइन है किस चीज की, कि सरकार कानून किस तरीके से बनाएगी, हाउ टू मेक लॉज एंड पॉलिसी। गाइडलाइन कैसी है, हाउ टू मेक लॉज एंड पॉलिसीज, लॉ एंड पॉलिसीज, कि सरकार को भाई किस तरीके से पॉलिसीज, ठीक है, सरकार को किस तरीके से कानून बनाना। भाई एक प्रोसीजर होना चाहिए ना, एक प्रोसीजर होना चाहिए ना। जैसे हम लोग हैं, हम लोग हमारे पढ़ने का एक प्रोसीजर है, वैसे ही लॉ बनाने का, कानून बनाने का प्रोसीजर होता है कि पहले आपको पार्लियामेंट में पेश करना पड़ेगा, सरकार ऐसा ऐसा सोच रही है, ऐसा ऐसा करना चाहती है, फिर उस पर बातचीत होगी, फिर उस पर डेलिब्रेशन, नेगोशिएशन होगा, लोग अपने अपने विचार प्रस्तुत करेंगे, फिर जाकर एक कोई फैसला लिया जाता है। तो ये जो प्रोसीजर है, ये प्रोसीजर सेट किया गया है कि सरकार को अगर कोई भी लॉ बनाना है, कोई भी पॉलिसी बनानी है, तो वो कैसे बनाएगी। आई बात समझ में। ठीक है, डायरेक्टिव का मतलब होता है डायरेक्शंस देना। डायरेक्टिव प्रिंसिपल का मतलब क्या है, डायरेक्शंस देना। डायरेक्टिव कहां से आया, डायरेक्शन से, कि डायरेक्शंस के लिए एक प्रिंसिपल बनाया गया है, यहां पर पॉलिसी बनाई गई है स्टेट्स के लिए कि आपको अगर कोई कानून बनाना है तो आपको किस तरीके से कानून बनाना है। ठीक है, आई बात समझ में। इस तरह के लॉज एंड पॉलिसीज बनाने का यहाँ पर उनको इस तरीके का लॉज एंड पॉलिसीज बनाने के लिए गाइडलाइन इशू करी है। और किस तरह की, किसके लिए लॉ एंड पॉलिसी बनाने की बात कर रहे हैं, जैसे आपका पॉवर्टी, जैसे आपका पॉवर्टी का मतलब क्या होता है, गरीबी कैसे कम करनी है, उसके लिए आप क्या कानून बनाएंगे, कैसे कानून बनाएंगे, क्या पॉलिसी लाएंगे, क्या पॉलिसी नहीं लाएंगे, उसकी गाइडलाइन को हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहते हैं। क्लियर है एकदम कि नहीं क्लियर है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को क्या कह रहे हैं कि भाई ये एक गाइडलाइन दी गई है। जैसे हम लोग कोई ऐप डाउनलोड करते हैं, क्या लिखा रहता है, आई एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशंस, हम उसे टिक कर देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। तो वैसे ही बेटा पॉवर्टी को, जैसे एग्जाम्पल दिया, पॉवर्टी एक एग्जाम्पल है कि अगर पॉवर्टी आपको खत्म करनी है, कम करनी है, तो सरकार को कैसा इसमें लॉ बनाना है, कैसे पॉलिसीज बनाने हैं और किस तरीके से बनाने हैं, क्या प्रोसीजर होगा, उसकी गाइडलाइंस को हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी कहते हैं। उसको हम बेटा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी कहते हैं। ठीक है, ये गाइडलाइंस क्यों बनाई गई है, सो दैट हम अपने कंट्री में चीजें बदल सके, गरीबी कम कर सके, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सके। चमक गया कि नहीं चमक गया। तो ये हमने क्यों बनाए हुए हैं, ये गाइडलाइंस क्यों बनाई गई हैं, सो दैट, व्हाई दीज गाइडलाइंस, क्वेश्चन है व्हाई दीज गाइडलाइंस। तो भाई इन गाइडलाइंस को इसलिए बनाया गया है सो दैट वी कैन रिफॉर्म आवर सोसाइटी, ठीक है, हम अपनी सोसाइटी में सुधार ला सके, गरीबी कम कर सके, लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सके, इसलिए हमने ये बनाया है। ठीक है, लोगों को सुधार सके, सोसाइटी को। ओके, क्लियर, बताओ कोई दिक्कत है तो बताओ। चमक गया, यस, चमक गया। ओके, तो ये है आपकी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। और अब उसके बाद आता है हमारे आज का लास्ट टॉपिक है बेटा, लास्ट टॉपिक है जो कि ये आपको दिख रहा है। क्या दिख रहा है ये बताओ,
क्या दिख रहा है? ये आपका राइट टू इक्वालिटी से बहुत ज्यादा मैच करता है। राइट टू इक्वालिटी से बेटा बहुत ज्यादा मैच करता है। क्या है? सेक्युलरिज्म इन इंडिया। सेक्युलरिज्म का मतलब क्या होता है? हम कहते हैं ना इंडिया हमारा सेक्युलर स्टेट है, सेक्युलर है का मतलब हमारे यहाँ सभी धर्मों को इंपॉर्टेंस दी जाती है, हमारे किसी एक धर्म को इंपॉर्टेंस नहीं देते। एवरी रिलीजन इज इक्वल। यस, एवरी रिलीजन इज इक्वल। ठीक है, तो सेक्युलरिज्म का मतलब क्या है? सेक्युलरिज्म का मतलब होता है कि हम किसी भी एक रिलीजन को ऑफिशियली प्रमोट नहीं करते हैं। लिख लो इसी में लिख लो सेक्युलरिज्म का मतलब क्या होता है? डू नॉट प्रमोट एनी रिलीजन। हम किसी भी एक धर्म को प्रमोट नहीं करते हैं। हमारी नजर में सारे के सारे धर्म बराबर हैं। ऑल religions are equal. all religion are equal. सभी धर्म हमारे लिए बराबर है। ये देखो, हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी मिलकर बनाता है इंडिया, मिलकर बनाता है बेटा इंडिया। तो इन सभी धर्मों को हमारे अंदर, हमारे देश में एकोमोडेशन दी गई है। हमारे देश में हिंदूज भी रहते हैं, मुस्लिम्स भी रहते हैं, क्रिश्चियंस भी रहते हैं, जैन्स भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, बुद्धिस्ट भी रहते हैं, इस्लाम भी रहते हैं, सब लोग ही रहते हैं। तो इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट। देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेस ऑफ एनी रिलीजन। जबकि पाकिस्तान की अगर बात करें, मैंने आपको बताया, अगर पक की बात करें तो यहाँ पर इस्लाम उनका एक स्टेट रिलीजन है। अगर श्रीलंका की बात करें बेटा, श्रीलंका की, तो यहाँ पर बुद्धिज्म उनका स्टेट रिलीजन है। अगर इंग्लैंड की बात करें तो क्रिश्चियनिटी वहां पर एक स्टेट रिलीजन है। लेकिन हमारे इंडिया में कोई भी स्टेट रिलीजन नहीं है, हम किसी भी एक रिलीजन को प्रमोट नहीं करते हैं। यस, क्लियर है? Yes, state can't promote any one religion. With this now we come to the end of our this chapter. इसी के साथ आपका ये चैप्टर यहाँ पर पूरा हो जाता है। अब उसके बाद अपन यहाँ पर कर लेंगे फटाफट से कुछ क्वेश्चंस। मैं कुछ क्वेश्चंस लाई हूँ आपके लिए, आपको मुझे चैट सेक्शन में लिख के बताना है कि भाई यहाँ पर क्या हो रहा है। वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स क्या है? विच फंडामेंटल राइट, अब देखो क्वेश्चन देखो क्या है, विच फंडामेंटल राइट विल बी द फॉलोइंग सिचुएशंस वायलेट। आपसे पूछा गया है, आपके सामने एक सिचुएशन दी गई है, ठीक है, ये सिचुएशन दी गई है, आपको बताना है कि कौन सा फंडामेंटल राइट यहाँ पर वायलेट हो रहा है। ठीक है, ओके। इफ अ 13-year-old चाइल्ड इज वर्किंग इन अ फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग कारपेट, एक 13 साल का बच्चा है और वो एक कंपनी में काम कर रहा है जहां पर कालीनें बनाई जा रही है, कारपेट्स बनाए जा रहे हैं। अब यहां पर कौन सा फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है बताओ? बहुत अच्छे से चमक गया चैप्टर, वेरी गुड। बताओ यहां पर कौन सा फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है? विच फंडामेंटल राइट इज बीइंग वायलेटेड हियर? यस, पोल नहीं बेटा, इसके लिए पोल नहीं है, ये वाले अपन ऐसे करेंगे फिर पोल वाले अपन करेंगे। ठीक है, ये वाले अभी चैट में लिख के बताओ। यस, क्या बोल रही हो? वेरी गुड, ये मेरे बच्चे बोल रहे हैं मैम ये है आपका राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। वेरी गुड, एक्सप्लॉयटेशन, वेरी गुड। क्यों? क्योंकि भाई 13 साल का बच्चा है, आप उसे चाइल्ड लेबर करा रहे हो, और ये आता है हमारे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में। राइट टू एक्सप्लॉयटेशन नहीं है, मीनिंग बदल जाएगा अगर राइट टू एक्सप्लॉयटेशन बोल दोगे तो। राइट टू एक्सप्लॉयटेशन का मतलब क्या है कि हमें शोषण करने का अधिकार है, लेकिन राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है हमें शोषण करने का अधिकार नहीं है। तो टू मत लिखो, टू में गलत हो जाएगा, मतलब ही बदल गया, टू में जैसे राइट टू फ्रीडम, दैट मीन्स हमें फ्रीडम का अधिकार है। राइट टू एक्सप्लॉयटेशन नहीं भाई, एक्सप्लॉइट करने का हमें कोई अधिकार नहीं है, बहुत पुलिस मारेगी। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, पहला। दूसरा कह रहा है इफ अ पॉलिटिशियन इन वन स्टेट, अब एक नेताजी हैं एक स्टेट में, डिसाइडेड नॉट टू अलाउ लेबर्स फ्रॉम अदर स्टेट टू वर्क इन स्टेट। अब नेताजी जो हैं एक स्टेट के हैं, उन्होंने क्या किया, दूसरे स्टेट्स के लेबर्स मजदूरों को अपनी स्टेट में आने से मना कर रहे हैं कि यहां पर आके आप लोग काम नहीं कर सकते। तो कौन सा फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है? विच फंडामेंटल राइट इज बीइंग वायलेटेड हियर? विच फंडामेंटल राइट इज बीइंग, वेरी गुड भाई मोहम्मद हमसा, वेरी गुड वेरी गुड। अरे नहीं सूजल बेटा, एक्सपोजर क्या होता है? राइट टू एक्सपोजर, एक्सपोजर का मतलब है दिखाना करना, दिखावा करना। नहीं, नो पांडे जी, नहीं भाई,
वेरी गुड, इट इज राइट टू फ्रीडम। मैंने आपको बताया ना कि हमें कंट्री में कहीं भी जाने की परमिशन है, हम कहीं भी जाकर काम कर सकते हैं, हम कोई भी ऑक्यूपेशन फॉलो कर सकते हैं। तो दिस कम्स इन राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम। क्लियर है? ठीक है। तीसरा, इफ अ ग्रुप ऑफ पीपल आर नॉट गिवन परमिशन टू ओपन अ तेलुगु मीडियम स्पीकिंग स्कूल इन केरला, कि भाई केरला में जो तेलुगु मीडियम स्पीकिंग स्कूल है, कि वो स्कूल जहां पर तेलुगु भाषा बोली जाती है, उसको परमिशन नहीं दे रहे हैं कि वो अपना स्कूल खोल सके। यानी कि जो लोग तेलुगु बोलते हैं और वो स्कूल खोलना चाहते हैं, तो उन लोगों को परमिशन नहीं दी जा रही है कि वो अपना खुद का स्कूल खोल सके। तो यहाँ पर कौन सा फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है? विच वेरी गुड भाई तानसी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। कौन सा यहाँ पर फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है? वेरी गुड। अरे नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी नहीं बेटा, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी नहीं है। आपको यह सिचुएशन दी गई है ना, तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी नहीं है। ठीक है, दिस इज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। ये क्या है? कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, एजुकेशनल राइट्स। ठीक है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। चमक गया? चलो लास्ट ऑप्शन, इफ द गवर्नमेंट डिसाइड्स नॉट टू प्रमोट एन ऑफिसर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस फॉर बीइंग अ वुमेन, यानी सरकार ने डिसाइड किया है कि जो आर्मी में लोग हैं हम उनको प्रमोट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो औरतें हैं, क्योंकि वो वुमेन है, इसलिए हम उनका प्रमोशन नहीं करेंगे। ऐसा गवर्नमेंट ने, देखो लिखा है गवर्नमेंट डिसाइड, तो सरकार ने ये चीज तय करी है कि हम प्रमोशन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो सब लेडीज हैं, वो सब विमेन है। तो ना यहाँ पर कौन सा यहाँ पर फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है? एंड दैट इज वेरी गुड आराध्या शर्मा, इट इज राइट टू इक्वालिटी, है ना बेटा? राइट टू इक्वालिटी। क्लियर है? ठीक है, वेरी गुड। ये है आपका राइट टू इक्वालिटी। तो ये हमने देखो यहाँ पर ये चीजें पढ़ ली। अब आ जाओ जरा पोल्स करते हैं अपन। चलिए, सो रेडी फॉर द पोल्स? Are you ready for the polls? Are you ready for the polls? Yes? Ready? लिखो जरा चैट सेक्शन में R। रेडी हो तो R लिखो, R। Yes? R, ओके, रेडी। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और उसके लिए मैम यहां पर आपको पोल भी देगी। If a 13-year-old child is working in a factory, what it is called? अगर कोई 13 साल का बच्चा है और अगर वो फैक्ट्री में काम कर रहा है तो इसको हम क्या कहते हैं? फ्रीडम टू एजुकेशन बोलते हैं, चाइल्ड लेबर बोलते हैं, बोथ ए एंड बी बोलते हैं, या फिर नन ऑफ दीज बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं भाई, इसको बताइए। अगर 13 साल का बच्चा अगर काम कर रहा है, 13-year-old चाइल्ड काम कर रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? पहले तो बताओ ये कौन से उसमें आएगा? ये आएगा आपके राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। लेकिन राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन में भी 3 पार्ट्स हैं। एक है आपका बॉन्डेड लेबर, एक है आपका ह्यूमन ट्रैफिकिंग और एक है आपका चाइल्ड लेबर। तो ये किस में आएगा? तो ये आएगा बेटा आपको ऑप्शन नंबर बी में, चाइल्ड लेबर। कि देखो 13 साल का बच्चा है, 14 साल से कम के बच्चे से अगर आप काम करा रहे हैं तो ये आपका क्या आता है? ये होता है आपका चाइल्ड लेबर। सो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी। पोल अपन ने यहाँ पर स्टॉप कर ही दिया है और देख लेते हैं यहाँ पर रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं। तो वेरी गुड भाई, बहुत सही तुम लोगों ने आंसर दिया है। दिवांश ऑन द फर्स्ट, अंजल ऑन द सेकंड, आजिफ on the third, Mohammad Faiz Ali on the fourth, and Mahima on the fifth position. Many congratulations to these people. Let's come to the next question. अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है which of the following are fundamental rights? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट है, कौन सा फंडामेंटल राइट है। Yes, which of the following are fundamental right? राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू फ्रीडम है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन है, या ऑल ऑफ दीज है? Which is the fundamental right? Which is the fundamental right? कौन से इनमें से फंडामेंटल राइट्स होते हैं बताओ? कौन कौन से इसमें से फंडामेंटल राइट्स होते हैं? सभी होते हैं भाई। मैंने आपको पढ़ाया कि राइट टू इक्वालिटी भी होता है, राइट टू फ्रीडम भी होता है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन भी होता है। ऑल ऑफ दीज इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो भाई इसको देख लेते हैं फटाफट से,
क्योंकि देखो बहुत इजी इजी क्वेश्चन है आपके ये। रिजल्ट देखते हैं। वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। एंड देवांश ऑन द फर्स्ट, अंजल ऑन द सेकेंड, संजोली on the third, Savan from the fourth and Mohammad Faiz Ali on the fifth position. Let's come to the next question. Next question आपसे कह रहा है secular means that the state promotes. सेकुलरिज्म का मतलब क्या होता है कि स्टेट क्या करती है, किस एक रिलीजन को प्रमोट करती है, किसी भी रिलीजन को प्रमोट नहीं करती, कुछ भी करती है या कुछ भी नहीं करती है। व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन इन दिस? सेकुलरिज्म का मतलब क्या होता है भाई? व्हाट डज सेकुलरिज्म मीन्स कि स्टेट क्या प्रमोट करती है? वन रिलीजन, नो रिलीजन, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दीज? बताइए बताइए, व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन इन दिस? व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? स्टेट किसको प्रमोट करती है, किस चीज को प्रमोट करती है? भाई सेकुलरिज्म का मतलब ही हुआ कि हमारा कंट्री सेकुलर है, हम किसी भी रिलीजन को प्रमोट नहीं करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बेटा आपका यहाँ पर करेक्ट होगा, नो रिलीजन। यस, नो रिलीजन इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन है। और पोल अपन ने स्टॉप कर दिया है, फटाफट से रिजल्ट देख लेते हैं। रिजल्ट देखते हैं भाई क्या आ रहा है। अरे 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 अरे, क्यों भाई ये नन ऑफ दीज में क्यों इतना लगा दिया तुम लोग ने? सेकुलरिज्म मींस दैट द स्टेट प्रमोट्स। सेकुलरिज्म का मतलब क्या हुआ कि भाई स्टेट जो है वो किसी भी रिलीजन को प्रमोट नहीं करता मेरे बच्चे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। देवांश ऑन द फर्स्ट, Anjar on the second, Viraj on the third, Sanjay on the fourth, and Vaibhav Verma on the fifth position. Many congratulations to these people. Let's come to the next question. Next question आपसे कह रहा है What do you mean by secular state? Secular state से आप क्या समझते हैं? Secular state, देखो बार बार सेकुलरिज्म पे मैं इसलिए क्वेश्चन इतने लेकर आई हूँ so that आपको ये सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो सेकुलर स्टेट का मतलब क्या हुआ? डोंट हैव एनी ऑफिशियल रिलीजन, कि भाई हमारे कंट्री में किसी प्रकार का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। दूसरा कह रहा है डोंट हैव एनी किंग, हमारे यहाँ कोई राजा नहीं होता, इसका सेकुलर स्टेट का मतलब होता है कोई राजा ना होना। तीसरा कह रहा है डोंट हैव एनी प्रीएम्बल, कोई कंट्री में प्रीएम्बल नहीं है। और चौथा कह रहा है आपका नन ऑफ दीज। तो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? सेकुलर स्टेट का मतलब आप क्या समझते हो? अभी मैंने पीछे बताया, इसके लिए तो शायद 10 सेकंड में ही तुम लोग आंसर कर दोगे फटाफट से 10 सेकंड में आंसर कर दोगे। चैट सेक्शन में तो करने ही लगे हो, चैट सेक्शन में तो कर ही रहे हो आप लोग। तो देखो सेकुलर स्टेट का मतलब क्या बताया मैंने? यही तो बताया कि कोई भी तरीके का हमारा ऑफिशियल रिलीजन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट है। पोल स्टॉप कर लेते हैं और रिजल्ट्स यहाँ देख लेते हैं। सो 83% बच्चे बोल रहे हैं मैम ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट है। देवांश ऑन द फर्स्ट, मोहम्मद फैज ऑन द सेकेंड, विराज ऑन द थर्ड, दीक्षित ऑन द फोर्थ एंड अंजल कुमार ऑन द फिफ्थ पोजीशन। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है व्हाट डू यू मीन बाय राइट टू इक्वालिटी? राइट टू इक्वालिटी से आप क्या समझते हैं? रिच पीपल आर हायर देन पुअर, कि अमीर लोग जो है वो ज्यादा होते हैं गरीब से। ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ, सभी लोग कानून की नजर में बराबर होते हैं। गवर्नमेंट ऑफिसर्स आर सुपीरियर, कि भाई जो सरकार में काम कर रहे हैं उन लोग ज्यादा सुपीरियर है, ज्यादा पावरफुल है, उनकी इज्जत ज्यादा है, वो हमसे ऊपर है, या नन ऑफ दिस? व्हाट डू यू मीन बाय राइट टू इक्वालिटी? क्या मतलब हुआ राइट टू इक्वालिटी का? क्या मतलब हुआ राइट टू इक्वालिटी का? बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय राइट टू इक्वालिटी? यस, अरे सीधी सी बात है। देखो राइट टू इक्वालिटी का मतलब क्या हुआ कि अरे नहीं, ऑप्शन नंबर ए नहीं बेटा, ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। सभी लोग कानून की नजर में बराबर होंगे। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट है। ठीक है, इसमें कोई समझाने वाली बात ही नहीं है। पोल यहाँ पर अपन ने स्टॉप कर दिया है। रिजल्ट देख लेते हैं। वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। सो देवांश ऑन द फर्स्ट, मोहम्मद फैज अली ऑन द सेकंड, अंजल ऑन द थर्ड, सावन ऑन द फोर्थ एंड आजिफ ऑन द फिफ्थ पोजीशन। मेनी कंग्रेचुलेशंस टू दीज पीपल। और अब आता है आज के आपका आखिरी सवाल, और बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। हु इज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारत के संविधान के अब्बा जान कौन है? Who is the father of the Indian Constitution? इसमें तो मैं पोल नहीं भी दूंगी तो भी तुम लोग मुझे आंसर कर दोगे। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल या भीमराव अंबेडकर जी? फटाफट से बताइए जरा क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन? हु इज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अब्बाजान कौन है?
बताइए भाई, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अब्बा जान कौन है? हाँ जी, क्या होगा करेक्ट ऑप्शन? व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन इन दिस? देख लेते हैं भाई। अरे इसमें क्या देखने वाली बात है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, भीमराव अंबेडकर जी। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। पोल अपन ने स्टॉप कर दिया, रिजल्ट देख लेते हैं भाई। वेरी गुड। इसमें भी तुम लोगों को कंफ्यूजन था, कौन है ये महात्मा गांधी लगा रहे? फादर ऑफ द नेशन पूछा है क्या? एक कह रहा है मैम जोक सुनाओ। ये कपिल शर्मा का शो चल रहा है तुम्हारे लिए, जोक सुनाए यहाँ पे है? ठीक है। और उसके बाद देखो, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू, तुमसे पूछा कि कौन पहला पीएम था? क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? हद है भाई, दिखाई भी कम देने लगा आप तो बच्चों को मेरे। देवांश on the first, Viraj on the second, Anjan on the third, Harshit on the fourth and Aditya Kumar on the fifth position. Many congratulations to these people. Cumulative में देखते हैं भाई, देवांश आज की क्लास में हमारे फर्स्ट आया है, अंजन on the second, Viraj on the third, प्रीतम on the fourth, सक्षम on the fifth, संजोरी on the sixth, श्रेयांश on the seventh, आदित्य on the eighth, Dr. Mugdha Rajput on the 9th and I am on the 10th position. Many congratulations to these people and with this we come to the end of our this lecture number 3 of your Indian Constitution. और इस lecture number 3 को पढ़ के मैंने आपको इस चैप्टर से फ्री कर दिया। फ्री हो गए तुम लोग, बिल्कुल फ्री हो चुके हो। ठीक है भाई, तो चैप्टर यहाँ पर पूरा हो चुका है। चमक गया इन द कमेंट सेक्शन? फटाफट से बताओ भाई, चमकाओ जरा इन द कमेंट सेक्शन। कम चमकाओ इन द कमेंट सेक्शन, चमकाओ इन द कमेंट सेक्शन भाई, चमकाइए। यस, हाँ जी, चमक गया। ओके। चलो फिर अब आपका देखो, यहाँ पर एक पॉलिटी का हो चुका है चैप्टर, और एक हिस्ट्री का हो चुका है, एक ज्योग्राफी का हो चुका है। अब हम अपना फिर से एक नया चैप्टर हिस्ट्री का स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब मिलेंगे हम अपने अगले लेक्चर में, जिसमें हम हिस्ट्री पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 2 फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो, क्योंकि वही एक चैप्टर है जहां से ये ब्रिटिश सरकार ने हमारे ऊपर हुकूमत करना शुरू कर दिया था। ओके भाई, ठीक है, क्या करें? चलो तुम्हारे लिए आज एक बॉलीवुड क्लास हो जाए। तुम्हारे लिए आज एक तुम्हारे लिए बॉलीवुड क्लास है। ये हमारी क्लास है, एक यहाँ पर स्पेशल मैम आती है बॉलीवुड क्लास के लिए। ठीक है, ये तुम्हारी एक बॉलीवुड क्लास होने जा रही है। ठीक है, देखो अब यहाँ मैं एक बॉलीवुड मैडम को बुला लूंगी। ठीक है बेटा, एक बॉलीवुड की मैडम आएंगी और तुमसे यहाँ पर एक सवाल करेंगी, तुम्हें उस चीज का जवाब देना होगा। ठीक है, चलो मैं मिलती हूँ, अभी बॉलीवुड मैडम खड़ी है, उनको बुला लेते हैं। ठीक है, चलो। ओके क्लास, तो मेरा आपसे एक सवाल है। आज की इस बॉलीवुड क्लास में आपका तहे दिल से मैं स्वागत करती हूँ, और आज की इस बॉलीवुड क्लास में मैंने आपसे एक सवाल पूछना है, और सवाल मेरा आपसे ये है कि अगर दुनिया की स्पेलिंग क्या होती है, पहले तो ये बताओ। दुनिया की स्पेलिंग क्या होती है, पहले तो ये बताओ, क्या होती है दुनिया की स्पेलिंग? DUNIYA, है ना? दुनिया की स्पेलिंग क्या होती है? DUNIYA। ठीक है, अब देखो दुनिया में बेटा अगर आई आता हो, दुनिया में बेटा अगर आई आता हो तो क्या करना चाहिए? दुनिया में बेटा अगर ये आई आता हो तो क्या करना चाहिए, बताओ। मेरा सवाल आपसे ये है कि दुनिया में अगर आई आता हो तो क्या करना चाहिए? सर नहीं पता, सर नहीं पता, सर बताओ। यस, दुनिया में अगर ये आई आता है, दुनिया में आई हो तो क्या करना चाहिए? धनिया करना चाहिए। सर नहीं पता, सर मैं बताता हूं बेटा, मैं बताता हूं।
दुनिया में आई हो तो लव कर लो, दुनिया में आई हो तो लव कर लो, थोड़ा सा जी लो थोड़ा थोड़ा मर लो। समझे? तो दुनिया में आई आता तो फिर क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, समझ में आया? ठीक है, तो ये थी आपकी एक बॉलीवुड की क्लास। अब मैं आपके वापस से शिग्रफ मैम को बुलाऊंगी और अब हम मिलेंगे कुछ और बॉलीवुड की क्लासेस में, लेकिन कुछ और दूसरी क्लासेस में। तब तक के लिए बाय बाय। हाँ जी, हाँ जी भाई, हाँ जी, क्या हो गया? हो गई तुम्हारी बॉलीवुड क्लास? हो गई बॉलीवुड क्लास तुम्हारी? तुम्हारी बहुत देर से यहाँ मैडम खड़ी थी बॉलीवुड वाली, बोल रही थी आज बच्चों के साथ बॉलीवुड की क्लास लेनी है। यस, क्या था ये, दुनिया में क्या पढ़ रहे तुम लोग? एनीवेज, जो भी था, मजा आया तुम लोगों को। तो अब मिलेंगे हम अपने अगले सेशन में, अगले लेक्चर में। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। हंसते रहो, मेहनत करते रहो। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे अहेड। बाय बाय।